लेंस तथा दर्पण दोनों के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण संभव है? अरे लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से भी प्रतिबिंब बनता है। चश्मा में लेंस है और ऐनक में दर्पण है, प्रतिबिंब दोनों में बन रहा है। सरासर सही है यह। लेंस तथा दर्पण दोनों के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण संभव है। आपको तो पढ़ा होगा ये सब, 10वां क्लास का पहले दर्पण उसके बाद लेंस। बस अंतर यह है कि लेंस करता है अपवर्तन और दर्पण करता है परावर्तन। लेंस अपवर्तन के सिद्धांत के अनुरूप प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण परावर्तन के सिद्धांत के अनुरूप। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1 और दर्पण में 2 होती है। यह गलत है, यह दर्पण है अब तक, ठीक है ना। इसमें एक ही फोकस होता है, जबकि लेंस में 2 फोकस होता है। तो लेंस में फोकस की संख्या 2, दर्पण में फोकस की संख्या 1। और ऐसा इसलिए कि दर्पण में होते हैं 1 सतह, लेंस में होते हैं 2 सतह। कांच के द्वारा लेंस तथा दर्पण दोनों बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे आइए। सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण, इसको कहते हैं रवाकरण जल या अंग्रेजी में क्रिस्टल वाटर। तो रवाकरण के जल का त्याग देता है, यानी 10 H2 है ना, तो इसका त्याग देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रिस्टल वाटर का त्यागना इफ्लोरेसेंस कहलाता है। जल को ग्रहण करना पसीजना कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का वायुमंडल से नमी अवशोषित करना क्या कहलाता है? पसीजना कहलाता है। जल का त्यागना उत्फुल्लन, जल का ग्रहण करना पसीजना। वाष्पन संघनन तो जानते ही होंगे, पानी का वाष्प में परिवर्तन क्या है? वाष्पन। वाष्प का पानी में परिवर्तन संघनन। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव है, बिल्कुल सही है। शैवाल एक कोश के बहुकोश के दोनों होते हैं, यह भी सही है। और एक कोश के शैवाल किसमें है? बहुकोश के सबके सब क्या है? और शैवाल थैलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा। तो एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा किंगडम में है, जबकि बहुकोशिकीय शैवाल प्लांटी के थैलोफाइटा में है। रक्त को थक्का बनाने में कौन प्रोटीन भाग लेता है दोस्तों? फाइब्रोनोजन। रक्त को थक्का बनाने में कौन विटामिन? के। रक्त का थक्का बनाने में कौन आयन? कैल्शियम आयन। कौन आयन? कैल्शियम। या कौन खनिज लवण? कैल्शियम। रक्त को थक्का बनाने में कौन एंजाइम? थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो रक्त को थक्का बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें प्रोटीन भाग लेता है फाइब्रिनोजन, विटामिन भाग लेता है के, आयरन भाग लेता है कैल्शियम, एंजाइम भाग लेता है थ्रोम्बिन। अब पूछेगा कौन रक्त कोशिका भाग लेता है? तो प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स, जिसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन भाग लेते हैं। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन में के भाग लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में खनिज लवण में कैल्शियम भाग लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में एंजाइम में थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन भाग लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में रक्त कोशिका में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भाग लेते हैं। और भी भाग लेते हैं, लेकिन परीक्षा में इतना ही भाग लेते हैं। क्या हुआ?
एल्युमिनियम लोहे के तुलना में अधिक क्रियाशील है। बिल्कुल सही है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज सब याद कर लिए हैं नो, रिएक्टिविटी सीरीज जिसके सबसे ऊपर में कौन आता है? हाँ, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम लोहा से ऊपर है, यानी एल्युमिनियम लोहे से ज्यादा भी क्रियाशील है। एल्युमिनियम के लोहे के तुलना में संचारण बहुत कम होता है। एल्युमिनियम का लोहे की तुलना में संचारण बहुत कम होता है, और ऐसा इसलिए कि एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेप बनके चिपक जाता है, जबकि लोहा में ऐसा होता। दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दुकान से 3 विद्युत बल्ब खरीदता है, 25 वाट, 40 वाट, और किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम है? दोस्तों, शक्ति P बराबर होता है V² बार, और हमारे घरों में भी क्या बना रहता है? कांस्टेंट, यानी कितना? 220 वाट। अगर भी कांस्टेंट है हमारे घरों में, तो प्रतिरोध और शक्ति के बीच विपरीत संबंध है। प्रतिरोध और शक्ति में विपरीत संबंध है कि ना? जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा शक्ति उतनी, तो प्रतिरोध कम किसका होगा? अधिक किसका होगा? क्या वॉरियर? अब वोमिटिंग हो गया है, जस्ट चिल, बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। बैठ जाइए, ज्यादा हो गया है। अच्छा, आ जाइए, इस साइड आ जाइए। टूल बीच में, टूल के बीच में आ जाइए ना। दिक्कत हो रहा है, टूल के बीच में आ जाइए। आ जाइए इधर, ये बीच में आइए, बीच में कोई दिक्कत नहीं ना। देखो उल्टू 27 नंबर, 27 नंबर पाइए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो पौधे का शरीर में कोई अंग नहीं होता, ये बात आपको मालूम है। पौधे के शरीर की निर्माण प्रक्रिया को देखें तो सेल, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं प्लांट बॉडी। तो पौधे के जो अंग है दोस्तों, पौधे का जो शरीर है उसमें कोई अंग नहीं होते, ये बात हम जानते हैं। पौधे का शरीर किससे बना है? उत्तक तंत्र से बना, और पौधे में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र, एपिडर्मल, ग्राउंड और। तो एपिडर्मल का काम है किस भाग का निर्माण करना, और ग्राउंड का काम है मध्य, और वास्कुलर का काम है तो समस्त मध्य भाग का निर्माण किसके द्वारा? एक उल्टी में इतना धरफराता है, कैसे ही सब पीएमसीएच जाएगा दोस्तों। 28 नंबर, फास्फोरस क्या होते हैं? चतुष परमाणु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन क्या होते हैं? द्विपरमाणु। धातु क्या होते हैं? एक परमाणु। कार्बन क्या होते हैं? एक परमाणु। अक्रिय गैस क्या होते हैं? एक परमाणु। ओजोन क्या होते हैं? त्रिपरमाणु। समझ में आ गया? अब धातु, कार्बन, इनर्ट गैस एक परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्विपरमाणु होते हैं। फास्फोरस चतुष परमाणु होते हैं। ओजोन त्रिपरमाणु होते हैं। अवाक्स का संबंध किससे है? रडार प्रणाली से है। पौधे के पत्ती में स्थित रंध्र के खुलने और बंद होने में किसकी भूमिका होती है? किसकी? और किसकी? सबकी होती है। क्वेश्चन इज इजी बट लॉजिकल। बात समझे कि नहीं समझे?
द्वार कोशिका तो होती ही होती है, लेकिन उसमें परासरण की भी भूमिका होती है, उसमें पोटेशियम की भूमिका भी होती है, उसमें एक हार्मोन की भी भूमिका होती है। और हार्मोन की भूमिका कोष की होती है, ये अगले टेस्ट में क्लियर करेंगे। अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन? तनु, और ये अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये गैस को क्या कर देते हैं? बुझा देते हैं। एक कार तथा एक मोटर बाइक का गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। रोकने के लिए बल लगाया गया समान, तो दूरी तय होगी समान। नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वर्ष 2007 में किया गया। क्रम विकास, क्रम विकास, क्रम विकास समझते हैं ना? पृथ्वी पर कम विकसित सजीव से, कम विकसित सजीव से अधिक विकसित, अधिक विकसित सजीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? क्रम विकास कहलाता है। उदाहरण के लिए बंदर से मानव का विकास होना क्या कहलाता है? मानव से महामानव का विकास होगा तो क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन लगातार लेकिन धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फिर किसका है? और किसका है? ये सभी मिलकर कम विकसित सजीव को धीरे 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 और करोड़ों वर्ष के बाद या करोड़ों पीढ़ी के बाद किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अधिक विकसित सजीव में। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे ना, तो सोडियम धातु है, ये प्लस आयन में टूटेगा, क्लोरीन अधातु है, तो अब जो प्लस है वो माइनस की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में माइनस वाला को क्या कहते हैं? कैथोड, प्लस वाला को एनोड, प्लस वाला को एनोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस वाला कहलाता है एनोड और माइनस वाला कहलाता है कैथोड। प्लस वाला कहलाता है एनोड, माइनस वाला कहलाता है कैथोड। बात समझे कि नहीं समझे? अब आप ये जानते होंगे कि धातु हमेशा धन आयन बनाते हैं, धातु हमेशा ऋण आयन। तो जो प्लस है वो प्लस पर चला जाएगा, वो कहां जाएगा? माइनस पर। यानी सोडियम सीधे अटकेगा कहां? कैथोड पर, कैथोड पर। निम्नलिखित में कौन सा एक मात्रक वाट के समतुल्य नहीं है? तो वाट यानी शक्ति, वाट यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे, कार्य बटे जूल, यानी जूल पर सेकेंड, ये तो होगा। उसके बाद शक्ति बराबर होता है आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाय आर। भी जब भी वोल्ट है, आर प्रतिरोध, आई विद्युत, तो भी ए तो होगा, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब भी मतलब वोल्ट, ए मतलब ये तो होगा, ये तो होगा ही होगा, और ये तो होगा, लेकिन ये बी स्क्वायर बाय, इसके जगह होगा बी स्क्वायर बाय आर, और आर का मतलब क्या है? ओम है। तो डी वाला फॉर्मूला शक्ति का नहीं होगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में शक्ति का तीन फॉर्मूला। शक्ति बराबर आई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय, अभी जो आई विद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है, भी विभवांतर है। आई विद्युत धारा है, भी विभवांतर यानी वोल्ट है, और आर प्रतिरोध है। तो आप हिट कर लीजिए इस पर।
पीपल बरगद पीला कनेर, फूल जैसे पौधों में बनने वाला उजला दुधिया गाढ़ा लेटेस। अब बबूल में बनता है गोंद। होमवर्क रहा, पता करिएगा रेजिन और टैनिन किस पौधे में बनते हैं। रेजिन और टैनिन भी पौधे के उत्पाद है, रेजिन टैनिन भी पौधे के उत्पाद है। आप पता करिएगा कि ये कौन पौधे का उत्पाद है। हमको तो दोस्त याद नहीं, इसलिए नहीं बता रहे। आगे आइए 38। निम्नलिखित में किस धातु की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो आयनन ऊर्जा का मान जो है घटता जाता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। अगर आप वर्ग 1 का बात करिएगा तो वर्ग 1 में हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो विवादित है। उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो सर्वाधिक किसका होगा? सारा ऑप्शन एक के ग्रुप का है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। बिल्कुल, पदार्थ रहेगा भिन्न तो प्रतिरोध होगा भिन्न, क्योंकि सारे पदार्थ की विद्युत चालकता एक समान, और अगर विद्युत चालकता एक समान नहीं है तो विद्युत प्रतिरोध कभी भी एक समान नहीं होगा। कॉपर के तार का विद्युत चालकता अधिक है, इसलिए उसका प्रतिरोध कम होगा। लोहा के तार का चालकता तांबा से कम है, इसीलिए लोहे के तार का प्रतिरोध तांबा से अधिक होगा। चालकता और प्रतिरोध के बीच उल्टा रिलेशन है। एक ही पदार्थ के दो तार जिसकी लंबाई मोटाई समान, उसका प्रतिरोध समान होगा। बिल्कुल, एक ही पदार्थ है, लंबाई भी समान है, मोटाई भी समान है, तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध भी क्या होगा? क्योंकि प्रतिरोध प्रभावित भी होते हैं तो लंबाई और मोटाई से, जो कि समान है। निम्नलिखित में किस प्रकार के पोषण में भोजन का पाचन होता है? प्राणिसम, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी पोषण में भोजन का कोई पाचन एकमात्र पोषण में होता है। वो कौन? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणिसम पोषण का परिभाषा ही है कि पोषण के वे तरीके जिसमें जंतु भोजन का पाचन करता हो वह क्या कहलाता है? होलोजोइक। तो पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में भी कोई पाचन नहीं होता है। तो पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में भी कोई पाचन नहीं होता है। अब परपोषण के कितने तरीके हैं? 3, मृतजीवी, परजीवी और, तो मृतजीवी परजीवी पोषण में भी कोई पाचन की प्रक्रिया, पाचन होता है केवल किसमें? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? 2। क्यों है? तो ये याद होगा आपको, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर 1 बाय डायोप्टर 1 बाय 4, 4 दूनी 8, 2 पंचा इतने होगा जी। तो डायोप्टर एसआई मात्रक है, तो फोकस दूरी भी किस में निकलेगा? मीटर में। मीटर में 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक है डायोप्टर, तो फोकस दूरी भी एसआई मात्रक मीटर में निकलेगा। मीटर में निकल गया, 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। नेटवर्क की शुरुआत भारत में वर्ष 2010 से शुरू हुई, लेकिन केवल शुरू ही हुई, अंत होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। अब वैसे घर घर मोबाइल पहुंच गया तो अब ज्ञान की क्या जरूरी है? असली ज्ञान तो अब घरे घर मिल रहा है। 44 नंबर है कि नहीं? डिजिटल भारत का संकल्प क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है।
मोबाइल घर घर पहुंच चुका है। जिसके घर में मोबाइल नहीं है उसके घर में लोन वाला पहुंच चुका है और उसको लोन मिल चुका है, उसके बाद मोबाइल मिल चुका है कि नहीं है? हाँ। अब कहिएगा लोन ईएमआई का कैसे भरेगा? लोन का ईएमआई भरने के लिए किसान सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं है? इसीलिए ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि डिजिटल भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में देखा था वो 2025 में लबालब तरीके से पूरा हो चुका है। यानी घर घर मोबाइल पहुंच चुका है, तो डिजिटल पहुंच चुका जी। और अमेजन फ्लिपकार्ट उसी डिजिटल भारत पर सवार होकर गांव के सारे वार्ड में पहुंच चुका है। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? और पहले कथन सही, मेढक का हृदय 3 कक्षीय होता है। मेढक का हृदय 3 कक्षीय होता है। कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीजन खुदे ऑक्सीकारक है। अब बाकी सब जो देख रहे हैं वो आबकारक है। जो ऑक्सीकरण करवा दे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। जो अवकरण करवा दे उसे क्या कहते हैं? अवकारक। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करवाता है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किसे कहते हैं? SI। और ये लागू हुआ 1971 में। कहीं कहीं 1970 भी दिया जाता है, तो इसके लिए डोंट वरी, 71 नहीं रहेगा, 70 भी मार सकते हैं आप, लेकिन 70 71 दोनों रहेगा, तब 71 ही मारना है। कथन 1, लैंगर हैंस द्वीप के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है। गलत। ग्लूकागोन किससे स्रावित होता है? पेनक्रियाज के लैंगर हैंस में 3 कोशिका, अल्फा बीटा डेल्टा। डेल्टा को गामा भी कहते हैं। तो बीटा से इंसुलिन निकलता, अल्फा से ग्लूकागोन निकलता, इसलिए पहला कथन आपका पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इंसुलिन का काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में। और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकागोन का काम है ग्लाइकोजेन को किसमें बदलना? ग्लूकोज में बदलना। तो काम तो दोनों का एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। और ऐसे हार्मोन के जोड़े जिनके काम एक दूसरे के विपरीत हो उसे एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। हिंदी इंग्लिश दोनों में एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। हार्मोन के ऐसे जोड़े जिनके कार्य एक दूसरे के विपरीत हो उन हार्मोन के जोड़े को एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 1 असत्य है और कथन 2 कच्चा टमाटर हरा होता है, सही बात है, परंतु पकने के उपरांत ही सुर्ख लाल हो जाता है, सही बात है, सही बात। परंतु पकने के उपरांत ही सुर्ख लाल हो जाता है, सही बात है, सही बात है, तो सही होगा। दूसरा, कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं हो सकता है। हो सकता तभी ना ये हुआ है। जब हरा था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट था, जब लाल हो गया तो क्या हो गया? और ऐसा टमाटर का ऐसा होना तभी संभव होगा जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा। गलत है। पौधे के कोशिका गलत है। पौधे के कोशिका में 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिक्योप्लास्ट। और तीनों प्रकार के प्लास्टिड परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। टमाटर पकने पर लाल क्यों हो गया? क्या टमाटर ने होली खेल लिया? नहीं। टमाटर टमाटर जब हरा था वो हरा इसलिए था क्योंकि उनके कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन पकने के उपरांत क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रोमोप्लास्ट में।
तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ यौगिक है? बालू। बालू रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाई ऑक्साइड है, जिसे सिलिका भी कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिसे सिलिका भी कहा जाता है। एक पहिया 3 सेकेंड में 36 बार घूमता है, इसका कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां एन बराबर होता है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की, चक्कर मतलब वृत्तीय मार्ग का 2 पाई आर पूरा करना। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन। 2 को जानते हैं, पाई को जानते हैं, एन का मतलब है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं। अगर 3 सेकेंड में 36 बार घूमता है तो 36 बार घूमने का मतलब है 36 चक्कर लगाना। तो 3 सेकेंड में 36 बार घूमा तो 1 सेकेंड में 12, यानी एन बराबर 12। 2 पाई एन यानी 24 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के इकोनॉमिक टेस्ट में।